हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन निकल चुका है। 2 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन निकला था और आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है एसएससी जीडी के बारे में, मैं ये बता देता हूँ कि इस देश के सबसे बड़ी नौकरी में से एक है ये। किस मायने में? नंबर ऑफ वैकेंसी के मायने में। जैसे अभी 26,000 वैकेंसी निकली है और ये बहुत कम वैकेंसी है। ये बढ़ के डेफिनेटली 40 या 50,000 तक इजीली टच कर जाएगा, ज़्यादा भी कर सकता है क्योंकि इलेक्शन ईयर है। दूसरा, नंबर ऑफ फॉर्म्स के हिसाब से 50 लाख से 70 लाख के बीच में कम से कम फॉर्म गिरने ही गिरने हैं। तो नॉर्मल एग्जामिनेशन में जहाँ 8 से 10 लाख फॉर्म गिरते हैं, यहाँ पे 50 लाख से ऊपर गारंटीड है। तो आप समझ के चलिए कितना बड़ा एग्जामिनेशन है, पूरे के पूरे देश में होता है। लड़के लड़की दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए होता है। तो आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से हम लोग बात करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जितने भी यहाँ पे दिख रहा है, इन सबके अंदर रिक्रूटमेंट हर साल होती है, लेकिन एनसीबी में इस बार नहीं है कोई वैकेंसी। तो इसको छोड़कर बाकी सबके अंदर वैकेंसीज आई हुई है। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे, पोस्ट के ट्रेंड देखेंगे, सैलरी, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पोस्ट की प्रेफरेंस भी बताऊंगा, इसके अंदर प्रेफरेंस आप क्या रखेंगे फॉर्म में वो भी बताऊंगा। नक्सलाइट एरिया वालों को कुछ डाउट था वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम पोस्ट का ट्रेंड देख लेते हैं कि आखिर आपको आइडिया लग जाए मोटा मोटी क्या पोस्ट रहा है पहले और अब क्या पोस्ट है। तो देखिए 2024 में डेट ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से बांट रहा हूँ इसको। जब एग्जामिनेशन हुआ है ना जिस साल, उस साल के हिसाब से मैं बांट रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 2024 जो है जो इस बार का है 26,146। इसके पिछले साल में जो नोटिफिकेशन निकली थी उसकी नोटिफिकेशन तो ऐसे 24,500 600 कुछ थी, लेकिन ये बढ़ करके देखो 50,000 हो गई। 24,000 से बढ़ करके एक नोटिफिकेशन निकाला था उन्होंने, 36 या 38,000 कर दिया था। फिर उसको बढ़ा करके 45 किया और उसके बाद बढ़ा के 50 या 50,000 समथिंग कुछ किया था। हाँ, ये 50,187 किया था। तो इस बार 26,000 है, इलेक्शन ईयर है, बहुत ज़्यादा चांस है कि 50,000 प्लस 60,000 के आसपास भी वैकेंसी टच कर सकती है, जो कि आप देख सकते हो 2018 में आई थी। तो ऐसी वैकेंसी टच कर सकती है, इलेक्शन ईयर, अगेन इलेक्शन ईयर की वजह से आ सकती है, ठीक है। उससे पहले की हम लोग बात करें तो आपकी 24,370 के आसपास पोस्ट आई हुई थी, उससे पहले 25,000। तो ये बहुत नॉर्मल वैकेंसी इस साल जो दिख रही है आपको, ये सारी बढ़ करके है जो ये वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग आप लेके चलो, ठीक है। तो आप लेके चलिए कि ये वैकेंसी इतनी ही निकलती है, नॉर्मल है, पर इससे ज़्यादा बढ़ेगी डेफिनेटली नोटिफिकेशन के माध्यम से। जैसे भी वैकेंसी बढ़ेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो नोटिफिकेशन की अब हम डिटेल देखना शुरू करते हैं और डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 24 नवंबर को इसका फॉर्म आउट हो चुका था और लास्ट इस फॉर्म को भरने का डेट है वो है 31 दिसंबर। 30 दिन से ज़्यादा का समय यहाँ पर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं और जिस वजह से जो ये बच्चे हैं ये भर पाए अच्छे से, उनको पूरा समय मिल पाए, ठीक है। तो 31 दिसंबर ही आपका फ़ी का पेमेंट करने का भी आखिरी डेट है। और भगवान ना करे लेकिन आपसे फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाती है, फोटो गलत अपलोड हो गया, आपने कुछ भी, आपने प्रेफरेंस गलत डाल दिया या सेंटर अलग चुन लिया, तो आपका ये फॉर्म एक बार और खुलेगा 4 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक 2 दिन के लिए खुलेगा। आप उसके बीच में अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जामिनेशन की बात करें तो 2024 में इसका फरवरी मार्च में इसका एग्जामिनेशन होगा, यानी फेब के एंड में या फिर मार्च के बिगनिंग में होगा। तो ये काफ़ी सफिशिएंट समय है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है, जो कि बहुत कम है, तो अच्छी बात है ये। आपको बता चुका हूं टोटल 26,146 पोस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये 26,146 वैकेंसी है आपकी, ये राज्यों के हिसाब से डिवाइड होती है। यहां पर आपको राज्यों के हिसाब से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बाद में ये नोटिफिकेशन के माध्यम से बताते हैं कि किस राज्य में कितनी सीट्स है। तो आपको ये बात सिंपल बता देता हूं, फॉर्म भरते वक्त कोई इसका बड़ा रोल नहीं है कि आप कौन से राज्य से अप्लाई कर रहे हो। डेफिनेटली आप उत्तर भारत के राज्यों से अप्लाई करोगे तो ज्यादातर के अंदर कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ कम कहाँ जाता है? गुजरात में जाता है और आपके दक्षिण भारत के अंदर जाता है, आपका आंध्र प्रदेश हो गया या उसके नीचे के जितने भी राज्य हैं वहाँ कट ऑफ कम जाता है। इधर ऊपर की तरफ देखा जाए तो गुजरात में सबसे कम कट ऑफ जाता है। तो ऐसे राज्यों को अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे भी नौकरी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन यहाँ वैकेंसी राज्यों के हिसाब से बांटी गई है। लेवल 3 पे स्केल की नौकरी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कितने कितने तरीके की यहाँ पे अलग अलग नौकरियाँ हैं और आप इन सबकी पोस्ट की प्रेफरेंस दे सकते हो। सबसे पहले आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद सीआईएसएफ है, आपका ये होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल एंड सिक्योरिटी फोर्स है। उसके बाद आपका सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। उसके बाद एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी। एआर का मतलब है आपका आसाम राइफल और ये एसएसएफ का मतलब है सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी
फोर्सेस। तो ये आपकी सारी की सारी है और आप इनकी वैकेंसीज देख सकते हो, हर एक पोस्ट के हिसाब से आपकी वैकेंसी दी गई है। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस में अपने तैयारी के हिसाब से डालिएगा। अगर आपने पहले से दे रहे हो, एग्जामिनेशन नहीं निकलता है, 2-3 बार दे चुके हो, तो आप अपने प्रेफरेंस में ITBP AR ऐसे नौकरियों को ऊपर रखिएगा ताकि आपको ये नौकरी मिल जाए। इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है ना। और आप देख सकते हो सीट्स भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। आपने SSF चुन लिया, कट ऑफ इसका हाई जाएगा, 296 मात्र पोस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपना देख करके करना। और यहाँ पे देख लीजिए फीमेल का और मेल की अलग अलग पोस्ट है। तो भले यहाँ पर आपको यहाँ पर टोटल में ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप फीमेल में देखो तो ऊपर भी अच्छी खासी पोस्ट है। 963 आपकी पोस्ट यहाँ पे BSF के अंदर भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए अलग से आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको प्रेफरेंस बनाना है। प्रेफरेंस के बारे में अब एक बार और बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, फॉर्म भरने का समय भी चल रहा है। तो सबसे पहले जो बात है वो है कोड। कोड क्या है ध्यान से देख लीजिएगा क्यों। और यहाँ पर मैंने लास्ट वाला पॉइंट NCB ऐड किया है, क्योंकि आपने पहले से फॉर्म भरते आ रहे होगे ना, कोड चेंज हुआ है, NCB नहीं है, तो कोड बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो NCB जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, लेकिन ये है नहीं, ये कोड तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट कोड यही है जो मैं लिखा हूं। BSF का मतलब है कोड A, CSF का मतलब है B, CRPF का मतलब है C, SSB का मतलब है D, आपका ITBP E, आसाम राइफल F और SSF आपका H। ये है आपका, आपको समझ में आया, ठीक है। अब आपको प्रेफरेंस बता देता हूं। तो प्रेफरेंस में मैं कहूंगा, अगर आपको, आपकी उम्र कम है, कई नौकरी की आप तैयारी कर सकते हो, आपको लगता है आप में क्षमता है, तो कुछ नौकरियां हैं जो मैं आपको कहूंगा दूर होने के लिए, जो कि है आपका ITBP आसाम राइफल, ये दोनों नौकरी, और आपका एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये आपके प्रेफरेंस में सबसे लास्ट में होने चाहिए ये तीनों। इन तीनों में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबसे ऊपर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो नीचे दो वाले हैं ना, इनका तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से शोषण रहता है, आप लेके चलो, क्योंकि बहुत हैवी वहाँ पे ड्यूटी है, बहुत ऐसे एरिया में पोस्टिंग रहती है जहाँ हमेशा काम रहता है, बहुत वर्कलोड होता है। तो बिल्कुल फैमिली लाइफ आपकी खत्म हो जाएगी, पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। तो ये तीनों पोस्ट आपकी ऐसी हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। अगर नौकरी में थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, काम कम हो, मेहनत कम हो और दिल्ली पोस्टिंग हो, या फिर आप दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी, तो वो SSF है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स जो आपका है, या मंत्रालय की सिक्योरिटी देखते हैं, वो भी छोटे मोटे मंत्रालय की, बड़े मंत्रालय की तो CSF देखता है, जो कि सबसे बड़ी आपकी यहाँ पर पोस्ट है, सबसे अच्छी पोस्ट है। नंबर 1 नौकरी इसके अंदर CSF ही है। तो जो बच्चे पहले से ही रिटर्न एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हैं, अच्छी तैयारी हुई है, या और किसी एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर चुके हैं, वो CSF को नंबर 1 रखेंगे। बाकी सारे लोग जो इसको दिल्ली पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो SSF को हमारा नंबर 1 रखेंगे। और ऐसे बच्चे जिन्होंने बस भाई फॉर्म अभी देख रहे हो, भर रहे होगे अभी, इसके बाद जस्ट फॉर्म, आपको आइडिया कुछ भी नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा BSF को नंबर 1 डाल दो, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी खासी है और आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि आप कितना पानी में हो। तो BSF को आप नंबर डाल सकते हो। लेकिन जो सीरियस है भाई, नहीं मुझे नौकरी के हिसाब से देखना है, तो BSF को मैं ऊपर नहीं रखूंगा, CSF और SSF को रखूंगा नंबर 1 पे। उसके बाद इन्हीं में से एक को नंबर 2 कर देना। उसके बाद आपका 3rd नंबर पे आप SSB डाल देना। उसके बाद आप CRPF डाल देना। उसके बाद आप BSF डाल देना, ठीक है। BSF के अंदर भी आपकी फैमिली लाइफ हो जाती है, ऐसी कुछ बात नहीं है, BSF में भी ठीक है, ये सारे पोस्ट ठीक है। आसाम राइफल ITBP के अंदर ही सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, बाकी किसी के अंदर उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा मैंने गाइड कर दिया है, और डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट करके, मैं इसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। और ये पोस्ट थी, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो 18 से 23 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। और एज की रिलैक्सेशन जो होती है यहाँ पर आपकी दी गई है। एज का जो आपका कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट यहाँ पर आपका डेट लिख दिया गया है, किससे किसके बीच में आपका होना चाहिए। ये आपका 1 जनवरी 2024 से कैलकुलेशन कर रहे हैं। बहुत सिंपल, आपको एज का समझ में आ गया। और कोई भी इंडियन सिटीजन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और एक बार आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर ही आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़रूरी है। तो जनरल कैंडिडेट हो, OBC SC ST, आप कुछ भी हो, आप अपने राज्य में रहते हो या फिर कहीं और रहते हो, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट कंपलसरी है, बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आप अप्लाई नहीं कर सकते हो किसी भी राज्य में, ठीक है। तो डोमिसाइल यहाँ पे कंपलसरी है, एज के साथ ही मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आपका 10th पास अगर आप नहीं हो, लेकिन 1 जनवरी 2024 तक आप 10th पास हो जाओगे, तो आप अप्लाई कर सकते हो सकता है आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट आना बच रहा हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। 1 जनवरी 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप पास हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। बाकी 10th का कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं हो, 33 हो, 93 हो, करस्पॉन्डेंस से हो, स्टेट बोर्ड से हो, आपका CBSE हो, कुछ भी बोर्ड हो आपका, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इसके अंदर और डाउट मत रखिएगा।
सेकंड, फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैंने आपको बता दिया, अगर 1 जनवरी 2024 तक रिजल्ट आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नेक्स्ट फेज पे, जो कि है हमारा फिजिकल क्राइटेरिया। फिजिकल क्राइटेरिया जो आपका ये है, ये चेक भी होगा, ये रिटन एग्जामिनेशन के बाद खुद सामने आपका चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल टेस्ट होता है। तो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर यहाँ पे मिनिमम चाहिए ही चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब अगर आप हो तो मेल की 162.5 हो जाती है, फीमेल की 150 हो जाती है। वैसे ही आपके सारे के सारे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिस जिस हिसाब से आपका, अगर आप हो तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, आप गोरखा हो तो आपको पता ही होगा, आप गोरखा हो तो आपकी रिलैक्सेशन और कम है, 157 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 152.5 है। तो ऐसे यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, आप इस हिसाब से अपना रिलैक्सेशन हाइट का क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको चेस्ट के लिए भी बता देता हूं कि आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर वो फूलना चाहिए। मतलब फूल की 80 है तो 85 हो जाए, 90 है तो 95 हो जाए, ये आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और आपको चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया, ये चेस्ट वाला सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। और आप शेड्यूल ट्राइब हो तो 76 भी चलेगा, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाना है। ऐसे ही आपके यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है जिसके अंदर आपकी चेस्ट के अंदर भी रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन फुला करके 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ये तो सबके अंदर कॉमन है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वो चेक करते हैं आपके लंग्स की कैपेसिटी है कि नहीं, आप रन करोगे भागोगे ना, तो लंग्स की कैपेसिटी नहीं होगी तो आप भाग नहीं पाओगे, इस वजह से ये लोग चेक करते हैं इसको। आप चैनल को भी भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, प्रमोशन भी बताऊंगा, सैलरी भी बताऊंगा। सैलरी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जो आपका कैश जो हाथ में आया हुआ है ना, सैलरी सब कुछ कट कुटा करके वो मैं आपको बता रहा हूँ 23,527 रुपये। वो भी एकदम पुराने एरिया के अगर अंदर आपकी पोस्टिंग होती है तो, क्योंकि देखिए 2,500 यहाँ पे सिर्फ HR है, बेसिक पे आपका 21,000 है, TA आपका इतना है, DA आपका इतना है और आपका 25,000 रुपये टोटल यहाँ पे सैलरी बनता है। ये छोटे मोटे आपके डिडक्शन को कटने के बाद, जिसमें आपका ये 2,214 रुपये पेंशन के लिए कट रहा है। या आप चाहो तो मत कटाओ, और तो आपकी सैलरी लगभग 25,000 रुपये आ जाएगी इन हैंड। लेकिन आपके थोड़ी भी ठीक ठाक जगह पोस्टिंग होती है ना, तो यहाँ पे 30,000 सैलरी बन ही जाती है। तो आप लेके चलिए, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ अंडर ट्रेनिंग वाली सैलरी 30 से 35,000 रुपये आप पास करते ही आपकी सैलरी बन जाएगी इसके अंदर, तो आप गारंटी लेकर के चलो। ठीक है, और अच्छे से यहाँ पे सैलरी को एक्सप्लेन किया है। प्रमोशन की बात करें तो GD कांस्टेबल आप बनते हो, सबसे पहला आपका रैंक यही होता है। उसके बाद आप सीनियर कांस्टेबल बनते हो। याद रखिएगा एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है, एग्जामिनेशन के बाद आपके प्रमोशन यहाँ पे होते हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल बनते हो। हेड कांस्टेबल बनना ही अपने आप में बड़ी बात है। हेड कांस्टेबल आप बन जाओगे तो आपकी लाइफ रिलैक्सेशन वाली हो जाएगी। उसके बाद आपका रैंक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये आपकी स्टार वाली रैंक है, 1 स्टार यहाँ पर आपको लग जाएगा। उसके बाद आप बनते हो सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर में आपको 2 स्टार लग जाएगा। ज़्यादातर लोग सब इंस्पेक्टर पे यानी 2 स्टार पे रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ये पैरामिलिट्री है, पैरामिलिट्री के अंदर अक्सर अक्सर क्या हमेशा ही आपको 1 रैंक एक्स्ट्रा मिलती है। अगर आप स्टेट पुलिस के अंदर सिपाही बनते हो यानी कांस्टेबल बनते हो तो कभी भी जिंदगी में आप इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हो, सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट होती है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर 1 आपको एक्स्ट्रा मिलता है। वैसे ही आप स्टेट पुलिस में दरोगा बनते हो तो DSP से ऊपर नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप यहीं से इसके अंदर CPO से आप जाते हो तो आप DIG तक भी चांस रहता है आपका, यानी या फिर आपका SSP तक तो बहुत अच्छे से चांस रहता है बढ़ने का। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो DIG रैंक तक भी गए हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्रोस्पेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। सब इंस्पेक्टर आप बन गए, उसके बाद आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, जो कि बहुत कम लोग बनेंगे, और करियर के लास्ट में 1 या 2 साल आप रहोगे। बाकी सब इंस्पेक्टर तो आप कंफर्म लेके चलो कि आप बन ही जाओगे। ठीक है, ये आपका प्रमोशन और करियर ग्रोथ हो गया, आपने देख लिया है। पैटर्न को देख लेते हैं, क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको इस नौकरी को पाने के लिए। सिर्फ एक एग्जामिनेशन है और उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट है। एग्जामिनेशन में 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एग्जामिनेशन देख लीजिए, बहुत सिंपल है आपका। एक आपका रीजनिंग का पेपर, सॉरी एक ही पेपर है जिसके अंदर एक आपका रीजनिंग का पेपर देना है 20 क्वेश्चन का, GK का 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथ 20 क्वेश्चन, इंडियन 10th लेवल का मैथ है, बहुत बेसिक मैथ आता है, और इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक भाषा आपको आता होगा तो आपका काम चल जाएगा। इसका भी आपका 20 क्वेश्चन। आपको भाषाओं का भी ऑप्शन बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो, और भी भाषाओं के ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स देख लीजिए 40 है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। ठीक है, और इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, कोई सेक्शनल कट ऑफ, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, इकट्ठा सब खुल जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर तो 80 आपको टोटल क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि नॉर्मली आप SSC के पैटर्न में देखोगे तो 100 क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पर कम मिलते हैं। और आपके मार्क्स जो आपके हैं वो भी आपके कम है, वो 160 नंबर है। ठीक है,
और 80 क्वेश्चन आपका 160 नंबर है, 60 मिनट आपको मिल रहा है, अच्छा खासा टाइम है। ये सारा बहुत इजी आता है। अगर आपने एसएससी सीपीओ वगैरह दिया हुआ है तो उससे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतना इजी आता है। बट इजी आने से बात नहीं, इजी आता है तो सबके लिए आता है। इसका कट ऑफ इतना हाई जाता है, इतना हाई जाता है भाई कि मैं कह रहा हूँ सीजीएल वाला बच्चा भी एक बार शर्मा जाए, क्या पता ना भी हो, इतना भी हाई चले जाता है, आप समझ के चलो। और आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ है वो हर सेक्शन वाइज तो नहीं होता है, लेकिन एक कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा पार्ट ए और पार्ट बी का। पार्ट ए यानी आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, और पार्ट बी आपका यानी जनरल नॉलेज, यानी मैथ का कोई यहाँ पे नहीं है। इन दोनों का आपको स्पेसिफिक पास होना पड़ेगा हर एक सेक्शन में। मतलब ये 2 सेक्शन जो है इसमें आपको अलग से पास होना पड़ेगा और एक ओवरऑल पास होना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट सी और पार्ट डी का कोई आपका कट ऑफ नहीं होता है। पार्ट ए का कट ऑफ, पार्ट बी का कट ऑफ अलग निकलेगा, यानी पार्ट ए का कट ऑफ पास करोगे, पार्ट बी का कट ऑफ पास करोगे और तीसरा ओवरऑल पास करोगे, ये आपको कट ऑफ पास करना पड़ेगा। तो पैटर्न आपका ये हो गया। जो इस प्रोसेस से गुजर जाएगा, इससे पास हो जाएगा, वो आएगा नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि है आपका फिजिकल टेस्ट। हाँ, यहाँ पर मैं भाषाओं को बता दूं आपको। यहाँ पर आपके स्टेट में जो आप राज्य से अप्लाई कर रहे होगे वहां पे ऑप्शन है आपके पास, जो कि 13 भाषाओं का ऑप्शन है। आप यहाँ पे अच्छे से देख लो, इन 13 भाषाओं में से आप कोई भी चुन सकते हो। आप अपना जो एग्जामिनेशन है मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर पे आपका आएगा, और वहां पर आप बंगाली भी चुन सकते हो, गुजराती, आसामी, मलयालम। हाँ, आसाम में भी कट ऑफ कम जाता है आपका काफ़ी, ठीक है। मराठी, महाराष्ट्र में भी कट ऑफ कम जाता है, पंजाबी, उड़िया, ऐसे आप अपना भाषा चुन सकते हो। यहाँ पे 13 भाषाओं के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फिजिकल क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ, जो कि आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे बांटा गया है लद्दाख रीजन के हिसाब से और अदर देन लद्दाख रीजन के हिसाब से। अब लद्दाख रीजन वाला पहले बता दूं, अगर आप लद्दाख रीजन में हो, मेल हो, तो 1.6 किलोमीटर आपको भागना है 7 मिनट में, और फीमेल हो तो 800 मीटर भागना है आपको 5 मिनट में। बाकी किसी भी राज्य में आप हो तो 5 किलोमीटर आपको भागना है 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर भागना है अगर आप फीमेल हो तो 8.5 मिनट में। और ये आपका मेल के लिए था। आपको समझ में आया? एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर बच्चों को फॉर्म भरते वक्त एक कंप्लेन आ रहा है। जब आप फॉर्म भर दे रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर एक रिजर्वेशन भी होती है। नक्सलाइट या फिर बॉर्डर लाइन वाले जो स्टेट होते हैं ना, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती है। सरकार चाहती है कि वहाँ के बच्चे नौकरी पाएं, तो इस वजह से सरकार उनके लिए और रिजर्वेशन देती है, और इस वजह से वो एक एक्स्ट्रा रिजर्वेशन को क्लेम कर पाते हैं। और उसको क्लेम करने के लिए, सपोज आपका राज्य बिहार है, लेकिन बिहार में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपका नेपाल से लगता है, तो वहां पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा, थोड़ी सी कट ऑफ आपकी कम रहेगी। लेकिन इस फॉर्म को भरते वक्त एक एरर आ रहा है, और फॉर्म भरते वक्त एरर क्या आ रहा है, आप अपना राज्य चुन लोगे, आपका राज्य बॉर्डर वाला राज्य हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट भी आपका बॉर्डर लाइन वाला हो गया, लेकिन यहाँ पर जो नक्सलाइट एरिया है कि नहीं, उसके अंदर यस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो बच्चे जो पहले भर रहे थे, यही घाटा होता है स्टार्टिंग के दिनों में भरने का, वो उनके साथ ही प्रॉब्लम आ रहा था। अगर उन्होंने भर दिया है, सबमिट कर दिया है, कोई नहीं। अब जब ये सारा चीज हो जाएगा, सारा प्रोसेस गुजर जाएगा, और आपका 4 जनवरी को फॉर्म दोबारा खुलेगा ना, आप वहां पर अपना एक क्लेम कर लीजिएगा। अगर आपने भर दिया, नहीं भरा है तो ये एक्टिव हो चुका है, ये पहले एक्टिव नहीं था, तो आप अपने नक्सलाइट एरिया में रहने का, या फिर बॉर्डर लाइन स्टेट में या राज्य में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में रहने का आप अपना रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और फिजिकल आपने क्राइटेरिया देख लिया, यही आपका टेस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। किताबों के बारे में बात कर ले तो देखिए, बहुत सिंगल किताब से इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है, और ये किताब बेस्ट है। हिंदी वाले बच्चे हमेशा पूछते हैं, तो ये दिशा पब्लिकेशन की किताब है, कांस्टेबल जीडी की। भाई वन ऑफ द बेस्ट किताब है। यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे चीज़ें देखिए, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, सारा यहाँ पर जो भी आपका कंटेंट है ना, सारा दिया गया है। आप यहाँ पर भी देख लो, सारा आपका कंटेंट जो एग्जामिनेशन में आएगा ना, वो सब कुछ दिया गया है। 15 से 22 तक का आपका सॉल्व पेपर्स भी दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात क्या है भाई, ये अभी 3 दिन या 4 दिन पहले ये बुक लॉन्च हुई है, एकदम लेटेस्ट किताब है, इसलिए आपको पेपर भी आपको लेटेस्ट मिलेगा। सारे जो छोटी मोटी गलतियां थी वो भी खत्म हो चुकी हैं। तो ये दी बेस्ट किताब है, फिलहाल आप ये लेके चलिए, बहुत अच्छी किताब है, और आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। ये किताब, साथ में एक ये प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। 30 साल का एसएससी जीडी का आपका ईयर वाइज पेपर दिया गया है। भाई इस 2 किताब को ले लो, कुछ भी मत करो, आंख बंद करके इन 2 किताब को लेके बैठ जाओ। कोई आप मॉक टेस्ट भी मत लो, चाहे या कोई भी कोचिंग मत लो, कुछ भी मत करो, आपका काम हो जाएगा। इससे आप आराम से पास हो सकते हो, सिर्फ इन 2 किताब से, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी मॉक टेस्ट के। आप मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड होगे तो novarnikhil.in पे मेरे आप परचेस कर सकते हो, 99 रुपीज़ में है। बट मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई मॉक टेस्ट, कहीं कुछ भी परचेस करना चाहिए कोर्स। यही आप किताब ले लो और ये आंख बंद करके आप परचेस करो, बहुत अच्छी किताब है दोनों के दोनों। ये कांस्टेबल जीडी का, और आपका ये 30 वर्ष का पेपर, और एक आपका गाइड,
2 किताब ले लो, ये आपका जीडी निकल जाएगा बहुत आसानी से। और अगर आप भाई ये तो ऐसे ही दे रहे हो जीडी नाम का, लेकिन आपका तैयारी सीजीएल का है, सीपीओ का है, एमटीएस का है, तो आप ये किताबें ले सकते हो प्रैक्टिस सेट के लिए। दोनों किताबें दोनों तरफ दिख रही हैं, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। इनके अंदर आपके बहुत सारे पिछले सालों के पेपर्स दिए गए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी किताबें हैं। बट जीडी के लिए ये इतना अच्छा नहीं है, ये बाकी एसएससी के लिए नाम का दे रहे हो तो ये ले लेना, वरना ऊपर वाला ही किताब अच्छा है। सिंगल किताब आपको लेना है, गाइड लेने का मन नहीं है, तो रीजनिंग की ये किताब परचेस कर लेना, बहुत अच्छी है, पतली है, शॉर्टकट दिया हुआ है इसके अंदर। मैथ की ये किताब ले लेना, अरिहंत पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी किताब है। इंग्लिश की इन दोनों में से कोई भी ले लेना। इंग्लिश मीडियम से दे रहे होगे तो आप समझ रहे हो, इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो तो, हिंदी दे रहे होगे तो लूसेंट की में की आती है किताब हिंदी व्याकरण की, आप वो परचेस कर सकते हो, ठीक है। और जनरल नॉलेज के लिए आपकी ये किताब सफिशिएंट होगी। और करंट अफेयर्स के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। सिलेबस एक बार आप देख लो, सिलेबस साफ साफ लिखा गया है, ये आपका पीडीएफ के अंदर ही सिलेबस दे दिया गया है, जो आपका इसके अंदर नोटिफिकेशन है कि उसी के अंदर आपका ये सिलेबस दे दिया गया है। तो ये बहुत सिंपल सा सिलेबस भी है, जो नॉर्मली रहा है आपका एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा सा, उससे मिलता जुलता सिलेबस है। तो ये हो गया। कट ऑफ पे हम लोग आ जाते हैं। कट ऑफ आपके सामने है, कट ऑफ पे आप देख लो, यहाँ पे साफ साफ ऑल इंडिया एसएसएफ का कट ऑफ देखो, जान निकल जाएगा देखोगे तो आप। कट ऑफ देखो, ये 160 मार्क्स के अंदर है। और आपका पार्ट ए पार्ट भी मैंने बताया था ना कि कट ऑफ निकलता है अलग से, यानी आपका रीजनिंग का और क्वांट का, तो ये आपका अलग से उसका भी कट ऑफ है। और आप यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे अनरिजर्व देखो 132.7, 160 में ये कट ऑफ निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। और 36 आपके रीजनिंग में, और आपके जीके में 19 आपका यहाँ पे कट ऑफ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कट ऑफ यहाँ पर क्या है, पार्ट बी का, पार्ट ए का, और ओवरऑल कट ऑफ आपके सामने है। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, और कट ऑफ इसके अंदर है भाई, डेफिनेटली बहुत अच्छा कट ऑफ है। आप यहाँ पर देख लो, अच्छा खासा कट ऑफ है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ यही है, ये बाकी अदर पोस्ट के लिए जो अभी ये देख रहे हो 142 वाला जो ये कट ऑफ है, ये बाकी अदर सारे पोस्ट के लिए है। ये हमारा ये वाला कट ऑफ हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एसएसएफ का कट ऑफ आप देख लो, थोड़ा सा कम गया हुआ है हमारे बाकी सबसे। तो एसएसएफ जो दिल्ली की पोस्टिंग जिसको नहीं चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन अगर चाहिए, थोड़ा सा भी दिल में लग रहा है कि भाई दिल्ली की पोस्टिंग कर लूँगा, तो एसएसएफ वाला अप्लाई कर देना। पढ़ाई का भी थोड़ा बहुत मौका वहाँ पे आपको मिल सकता है, प्रेशर भी थोड़ा कम ही होता है। तो ये आपका कट ऑफ है, आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जामिनेशन कितना ज़्यादा टफ है। कुछ इसके अंदर डाउट है आपके, क्या एक साथ आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी, एक साथ आप सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस प्रेफरेंस देना है। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हो? डोमिसाइल है तो अप्लाई कर सकते हो। क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपका 1 जनवरी 2024 तक रिजल्ट आ जाता है तो अप्लाई आप कर सकते हो। तो वीडियो तो यहीं ख़त्म हो चुका है। आई थिंक सब डाउट मैंने क्लियर कर ही दिया होगा। और फॉर्म ध्यान से, अच्छे से, सब्र से भरना, और गलती हो जाए तो ध्यान रखना कि आपको 4 जनवरी को करेक्ट करने का मौका मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए, ठीक है। तो बस आपने सब कुछ देख लिया। कुछ आपका डाउट बच रहा होगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें।